हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉनल क्लासेस में फिर से अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि आप लोगों का एनिमल फाइबर्स है, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एनिमल फाइबर्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे। मतलब पहले हम लोग इंटरनल क्वेश्चन देखे ट्रैक योर प्रोग्रेस में, जिसमें कि ट्रू और फॉल्स नहीं स्टेट वन वर्ड्स था, फिर फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया था उसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, वन वर्ड देखे और फिर आंसर इन शॉर्ट में ब्रीफ में देखे, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आज हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिटेल्स में इसका समझेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस नहीं हो और सारा क्लास का आप लोग अटेंड कर सके। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, डिसलाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। और कम से कम एक मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम फीडबैक जरूर दें। फीडबैक कहाँ दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मैसेज कीजिए कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, नहीं आया, ये चाहिए, वो क्लास करना है, इसे करना है, जो भी आपको डाउट है वो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको हम कोशिश करेंगे आप लोगों को क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल। मतलब हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड, फाइबर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो बताना है और साथ में उसका एग्जांपल देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं आइए। तो इसका आंसर होगा फाइबर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। फाइबर्स कैसे क्लासिफाइड करता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, उसके ओरिजिन से। फाइबर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और साथ में आर्टिफिशियल सब्सटेंस। फाइबर्स कहाँ से होता है, फाइबर्स पाया जाता है, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से फाइबर्स पाया जाता है, एनिमल से पाया जाता है, और वेरियस नॉन लिविंग और बहुत तरह के नॉन लिविंग थिंग से भी पाया जाता है, और साथ में आर्टिफिशियल सब्सटेंस से भी पाया जाता है फाइबर्स। तो इसका क्या होगा, फाइबर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। फाइबर्स क्लासिफाइड क्या करते हैं, उसका ओरिजिन से। फाइबर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफाइड का आंसर। और साथ में एग्जांपल का बोल रहा था, देखिए फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। फाइबर जो कि जूट और कॉटन है वो क्या प्लांट फाइबर्स है, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्यों, क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, कौन, जूट और कॉटन। उसके बाद क्या, वेयर एज फाइबर सच एज ऊल एंड सिल्क, जो कि ऊल और सिल्क फाइबर है वो कहाँ से, आर एनिमल फाइबर्स। ये क्या एनिमल फाइबर्स है, क्यों, क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या लिखना है हम लोगों को, तो क्या क्वेश्चन है, हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल। तो इसका आंसर होगा फाइबर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। फाइबर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। ठीक है, उसके फिर फाइबर सच एज, ये सेकंड क्वेश्चन जो गिव एग्जांपल है, फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वेयर एज फाइबर सच एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल्स फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया कि फाइबर्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। फाइबर्स को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, साथ में फाइबर्स जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, एनिमल्स से किया जाता है, और वेरियस नॉन लिविंग और साथ में आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है। इस बेसिस पे हम लोग फाइबर्स को क्लासिफाइड करते हैं। और एग्जांपल देखिए आपको समझाना है, तो उसका एग्जांपल ये होगा कि फाइबर जैसे कि जूट, कॉटन, ये सब क्या है, प्लांट फाइबर है। और ये क्यों, क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए ये प्लांट फाइबर है। और साथ में फाइबर्स जैसे कि वूल एंड सिल्क, ये एनिमल फाइबर्स है, क्यों, क्योंकि ये एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्लेन हाउ वूल इज प्रोसीड। अब वूल कैसे प्रोसेस्ड होता है, कैसे वूल बनता है, एक्सप्लेन हाउ वूल इज प्रोसेस्ड। ठीक है, राइट द स्टेप्स इन सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आपको क्या करना है, बताना है कि वूल कैसे प्रोसेस्ड होता है और साथ में उसका स्टेप्स सीक्वेंस के साथ आपको लिखना है, और वो भी डायग्राम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए द वूल इज प्रोसेस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स आर एज फॉलो। जो वूल का प्रोसेस्ड है वो फॉलोइंग स्टेप्स ये दिया गया। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, सियरिंग, दूसरा होता है स्कोरिंग, फिर होता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, फिर होता है कार्डिंग, और लास्ट में होता है स्पिनिंग एंड वेविंग। तो ये 5 स्टेप्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये छठा स्टेप नहीं होता है, 5 ही स्टेप होता है। तो इसका देखते हैं सबसे पहले सियरिंग। सियरिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर
फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, एनिमल से जो हेयर उसका करते हैं, जैसे कि रिमूव करते हैं, जैसे कटिंग करते हैं या कलेक्ट करते हैं, एनिमल से मतलब एनिमल से हम लोग हेयर को लेते हैं उसका, तो उसको कहते हैं हम लोग शेयरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, पहला स्टेप वूल का प्रोसेस में ये हुआ। दूसरा स्टेप इसका स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, आफ्टर शेयरिंग मतलब शेयरिंग के बाद द ऑब्टेन्ड वूल कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट। उसके जो हम लोग शेयरिंग करने के बाद क्या होता है, जो हम लोग ऊल लेते हैं उसमें क्या होता है, डस्ट होता है और डर्ट होता है। रिक्वायर्स थ्रो क्लीनिंग कॉल्ड स्कोरिंग। उसके लिए क्या होता है, रिक्वायर होता है कि उसको साफ करने के लिए क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग ऊल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। तो स्कोरिंग में क्या होता है, जब हम लोग स्केरिंग के बाद जो ऊल हम लोग के पास होता है उसमें क्या होता है, डस्ट और डर्ट होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को साफ करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग में क्या क्या होता है, वॉशिंग होता है ऊल का, ठीक है ना, किससे, हॉट वाटर में होता है, किसके साथ, डिटर्जेंट, और देन उसको सुखाया जाता है, देन ड्राइंग। ठीक है, तो स्कोरिंग में ये होता है। देखिए दो स्टेप हो गया, पहला स्टेप शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप से सॉर्टिंग एंड कार्डिंग। सॉर्टिंग और कार्डिंग क्या होता है, देखिए आफ्टर स्कोरिंग द डैमेज और इन्फेरियर वूल इज केयरफुली रिमूव्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब पहले शेयरिंग करने, शेयरिंग करना, स्कोरिंग किए, स्कोरिंग करने के बाद जो डैमेज और इन्फेरियर वूल है उसको हम लोग केयरफुली रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, द वूल इज ऑल्सो, उसके बाद देखिए क्या है, द वूल इज ऑल्सो sorted according to length, color एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडिंग। अब देखिए क्या होता है इसमें, सॉर्टिंग में क्या होता है, जो हम लोग स्कोरिंग करने के बाद जो इन्फेरियर और डैमेज ऊल होता है उसको केयरफुली रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। और उसके बाद फिर जो ऊल को क्या करते हैं हम लोग, सॉर्टेड करने के बाद उसका अकॉर्डिंग टू लेंथ, कलर और टेक्सचर को फाइबर कैसे अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। मतलब इसमें समझिए सॉर्टिंग में क्या होता है, स्कोरिंग करने, धोने वोने साफ करने के बाद क्या होता है, जो डैमेज और इन्फेरियर ऊल होता है उसको हम लोग अलग करते हैं केयरफुली, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। और उसके बाद वो अलग उसमें से मतलब सॉर्टिंग करने के बाद से जो हम लोग ऊल को अकॉर्डिंग टू उसका लेंथ और कलर और टेक्सचर से हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ग्रेडिंग और सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, डैमेज और इन्फेरियर ऊल को अलग किया जाता है, ठीक है, डैमेज उससे अलग किया जाता है केयरफुली, और उसके बाद उसमें से जो अच्छा ऊल निकला सॉर्टिंग करने के बाद आफ्टर सॉर्टिंग जो क्या कहते हैं हम लोगों को, लेंथ, कलर और टेक्सचर के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका स्टेप है कार्डिंग। 3 स्टेप हो चुका है, क्या क्या, पहला स्टेप हुआ है शेयरिंग, दूसरा होता है स्कोरिंग, तीसरा होता है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, और चौथा में है कार्डिंग। तो कार्डिंग में क्या होता है, देखिए द टेंगल्ड फाइबर आर सेपरेटेड टू फ्रॉम कंटिन्यूअस फाइबर इज कॉल्ड कार्डिंग। कार्डिंग में क्या, जो टेंगल फाइबर होता है उसको सेपरेट करके क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर, उसको बोलते हैं कार्डिंग। इन कार्डिंग द वूल फाइबर्स आर पास थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ इच स्ट्रेंथन द फाइबर। इसमें क्या होता है, एक मेटल टीथ के जैसा कंघी होता है, कंघी टाइप का एक मेटल टीथ का मशीन होता है, उसमें हम लोग ऊल को डालते हैं, उससे क्या होता है, ऊल सीधा होता है, मतलब सेपरेट। जैसे कि टेंगल उलझाया हुआ जैसे बाल होता है ना, उसका उलझाया हुआ वो भी हो जाता है, टेंगल फाइबर उसको सेपरेट करने का उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कार्डिंग। तो कार्डिंग में क्या होता है, द टेंगल फाइबर्स आर सेपरेटेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस फाइबर्स इज कॉल्ड कार्डिंग। In carding, the wool fibers are passed through a series of metal sheets to strengthen the fiber. strengthen the fiber में सीधा करें। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है, आगे है आपका स्पिनिंग एंड वेविंग। स्पिनिंग एंड वेविंग में क्या होता है, देखिए स्पिनिंग, कार्डेड वूल इज द स्ट्रेच एंड ट्विस्टेड इनटू ए थिन यार्न। अब कार्डेड वूल को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फिर ट्विस्टेड करते हैं, उसमें क्या बनता है, थिन यार्न में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, दिस थिन यार्स, और ये थिन यार्स को क्या करते हैं, दिस थिन यार्स आर स्पून एंड ज्वाइन टुगेदर। इस थिन यार्न को क्या करते हैं, स्पून करते हैं, उसके फिर ज्वाइन कर देते हैं एक साथ, टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रैंड यार्न। उससे क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंड यार्न बनता है। वूलन यार्न इज वोवन और नीटेड इनटू फैब्रिक। और वूलन यार्न जो ये जो तैयार होता है उसके क्या होता है, उसको वोवन किया जाता है और नीटेड कर इनटू फैब्रिक, मतलब उसको बुन कर फैब्रिक बनाया जाता है, विच इज देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट। उसके लिए फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5 प्रोसेस था। पहला प्रोसेस क्या था, शेयरिंग था, उसके बाद था स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद क्या था, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, उसके बाद आपका क्या था बताइए, उसके बाद था आप लोगों का ये देखिए कार्डिंग था ना, कार्डिंग था, कार्डिंग के बाद स्पिनिंग एंड वेविंग था। तो ये 5 प्रोसेस था, 5 स्टेप्स था किसका, ऊल का प्रोसेस में। ठीक है, अब आगे आपको डायग्राम जो बोला था, डायग्राम के बारे में देखिए, द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऊल प्रोसेस आर इन
बिलो डायग्राम, जो स्टेप्स इन्वॉल्व डेवलप प्रोसेस में वो डायग्राम बिलो है। क्या होता है, सबसे पहले शेयरिंग होता है, फिर स्कोरिंग, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग करने के बाद क्या होता है, कार्डिंग होता है, कार्डिंग के बाद स्पेनिंग होता है, उसके बाद फिर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए, द wool is processed by the following steps are as follows। तो पहला स्टेप शेयरिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग। क्या होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, रिमूव हेयर को रिमूव करना और कलेक्ट करना किससे, एनिमल्स, इसको बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद क्या, स्कोरिंग, एनिमल आफ्टर शेयरिंग द ऑब्टेन्ड wool contains dust and dirt requires through cleaning called scoring। Scoring involves washing wool in hot water and detergent and then drying। स्कोरिंग में क्या होता है, शेयरिंग करने के बाद जो ऊल होता है उसमें डस्ट और डर्ट पाया जाता है, उसके लिए धोते हैं हम लोग, धोने किस में धोते हैं, गर्म पानी में, और साथ में डिटर्जेंट दे के धोते हैं, और उसके बाद उसको सुखाते हैं, इसमें क्या होता है, स्कोरिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग, स्कोरिंग करने के बाद द डैमेज और इनफेयर वूल इज केयरफुली रिमूव्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, स्कोरिंग करने के बाद जो डैमेज और इनफेयर वूल होता है उसको केयरफुली रिमूव करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद क्या होता है, द आफ्टर सॉर्टिंग द वूल इज आल्सो सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू लेंथ। और वूल जो सॉर्टेड वूल होता है उसको और भी सॉर्टेड किया जाता है, क्या उसमें, अकॉर्डिंग टू लेंथ, कलर एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडिंग। इसमें बोलते हैं ग्रेडिंग। क्यों, जब सॉर्टिंग करने के बाद जो ऊल होता है उसमें से हम लोग फिर क्या करते हैं, उसके लेंथ, उसके कलर और टेक्सचर के बेसिस पे फिर सॉर्टिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, अब होता है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, द टेंगल्ड फाइबर, जो कि उलझाया हुआ रहता है फाइबर्स, आर सेपरेटेड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फाइबर इज कॉल्ड कार्डिंग। ठीक है, इन कार्डिंग द वूल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेंथन द फाइबर। ठीक है, कार्डिंग में ये होता है, जो टेंगल फाइबर होता है उसको सीधा करने का काम होता है, वही इसमें मेटल टीथ के ऐसा मशीन होता है, उसमें डालने से एकदम सीधी सी बात है, कॉम्बिंग करने का काम होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट स्टेप क्या है, स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग में क्या होता है, कार्डेड वूल इज देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यार्न। कार्डेड वूल जो होता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, सीधा खींच, उसको ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, थिन यार्न बनता है, तो धागा बनता है। दिस थिन यार्न, और ये जो थिन यार्न होता है इसमें क्या होता है, आर दिस थिन यार्स आर स्पून, उसके लिए स्पून एंड ज्वाइंट टुगेदर, उसके ज्वाइंट किया जाता है एक साथ, और टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रैंड यार्न, उसके लिए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड यार्न बनता है। वुलन यार्स इज वोवन और निटेड इनटू फैब्रिक, उसके लिए क्या करते हैं, फैब्रिक में हम लोग वोवन करते हैं, मतलब बुनते हैं, विच इज देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट, उसके क्या है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है। उसके डायग्राम में दिखाना आपको, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वुल प्रोसेसिंग आर इन बिलो डायग्राम। तो क्या होगा, शेयरिंग होगा पहला स्टेप, स्कोरिंग होगा, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग होगा, और कार्डिंग होगा, फिर स्पिनिंग। ये डायग्राम आप लोगों को दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वार्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब लाइफ साइकिल सिल्क वार्म का आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वार्म विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आर एज बिलोज। जो सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल है डायग्राम के हेल्प से, ये नीचे है। क्या है, तो देखिए सबसे पहले सिल्क मॉथ होता है। सिल्क मॉथ एक अंडा को ले करता है, ले करने के बाद लार्वा बनता है, अंडा लार्वा बनने के बाद कोकून बनता है, कोकून के बाद फिर सिल्क वार्म बनता है। ठीक है, तो मतलब ये बड़ा होता है सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ से क्या होता है, ये अंडा देता है, अंडा देने के बाद लार्वा बनता है, अंडा लार्वा बनने से कोकून बनता है, उसके बाद सिल्क मॉथ बन जाता है। ठीक है, तो यही इसका लाइफ साइकिल होता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक क्या, द फीमेल मॉथ, तो ये फीमेल मॉथ होता है, वो लेज इनटू एग्स, ये क्या करता है, अंडा देती है ड्यूरिंग द समर, किस टाइम में, समर के, एंड हैचेज इन स्प्रिंग, उसके हैच कब करती है, वो स्प्रिंग में करती है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए सिल्क वार्म साइकिल। ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल में। क्या होता है, एक में क्या होता है, फीमेल मॉथ लेज इट्स एग, वो अपना अंडा देती है ड्यूरिंग द समर, समर में अंडा देती है फीमेल मॉथ, उसके बाद फिर एंड हैच इन स्प्रिंग, और वो हैच करती है, वो स्प्रिंग में करती है। और ये क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए सिल्क वार्म इन लाइफ साइकिल, ये पहला स्टेज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, लार्वा। लार्वा में क्या होता है, द एग हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स विच फीड ऑन टेंडर मलबरी लीव्स। जो एग हैच किया जाता है कहाँ, लार्वा, उसके क्या होता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और कैटरपिलर्स में, जिसको विच फीड ऑन टेंडर मलबरी लीव्स। उसको कौन फीड करता है, टेंडर मलबरी लीव्स उसको फीड करता है, किसको, लार्वा को और कैटरपिलर को। जब एग देने के बाद जो ये हैच होता है, हैच होने के बाद क्या बनता है, लार्वा और कैटरपिलर, तो उसको फीड कौन करता है, टेंडर मलबरी लीव्स करता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 डेज, और ये स्टेज कब तक रहता है, 27 डेज तक लास्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, पुपा। पुपा में क्या होता है, द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट इन लेयर टू फॉर्म ए कोकून। जो कैटरपिलर, ये कैटरपिलर जो है वो स्पिन फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड अपनी तरफ चारों बगल में करती है, मतलब अपने चारों बगल वो कैटरपिलर जो क्या करती है, सिल्क फिलामेंट का
लेयर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, कुकुन, टू फॉर्म ए कुकुन। तो क्या, द कैटरपिलर स्पिन फाइन सिल्क फिलामेंट अराउंड इट इन लेयर टू फॉर्म ए कुकुन। द सिल्क वर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कुकुन। और ये सिल्क वर्म क्या करता है, 3 से 7 दिन लेती है प्रिपेयर करने में कुकुन को, ठीक है। मतलब पुपा जो क्या है वो कैटरपिलर के चारों बगल एक सिल्क फिलामेंट बनाती है, उससे क्या होता है, कुकुन का फॉर्मेशन होता है। कुकुन क्या करता है, ये 3 से 7 दिन लेता है कुकुन प्रिपेयर होने में सिल्क वर्म, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है आपका सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ में क्या होता है, द पुपा, ये जो पुपा होता है, चेंजेस इनटू ए मॉथ, ये पुपा ही बड़ा होकर क्या होता है, मॉथ बनता है, विच कम्स आउट ऑफ द कुकुन। ये कहाँ से होता है, कुकुन से आता है। द फीमेल एडल्ट्स ले एग्स एंड द साइकिल कंटिन्यूस। उसके फिर ये फीमेल जो एडल्ट जो होता है वो फिर से एक अंडा देती है और उसके ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब कहने की बात ये है कि पहला वो क्या होता है, एक फीमेल मौत जो वो अंडा देती है, अंडा देने के बाद हैच करती है, हैच करने में लार्वा बनता है, लार्वा जो है ये लार्वा फिर से क्या होता है, कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है आफ्टर 27 डेज के बाद। उसके कैटरपिलर क्या करता है, ये अपने चारों बगल एक फिलामेंट्स का लेयर बनाती है जिससे कुकुन फॉर्म होता है। कुकुन पुपा में होता है और ये जो होता है कम से 3 से 7 दिन लेता है पुपा बन से कुकुन बनने में। उसके ये सिल्क मॉथ बन जाता है पुपा से, ठीक है। पुपा चेंजेज इनटू मॉथ विच कम्स आउट ऑफ द कुकुन, कुकुन से ही आता है, ठीक है। और ये फिर फीमेल क्या करती है, फिर से अंडा देती है और फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म का बताना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आर एज बिलो। सिल्क मॉथ एक देता है, एक लार्वा बनता है, लार्वा से कुकुन होता है, कुकुन से फिर सिल्क मॉथ बनता है। यही इसका डायग्राम है। इसमें आंसर देखते हैं क्या। तो पहला आपका क्या है, एग। द फीमेल मॉथ लेज इट्स एग्स ड्यूरिंग द समर। फीमेल मॉथ क्या करता है, अंडा देती है वो ड्यूरिंग समर में, और एंड हैच इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में हैच करती है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क वर्म लाइफ साइकिल। ये क्या पहला स्टेप है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपका है लार्वा। लार्वा में क्या होता है, द एग हैच इनटू लार्वा। ये क्या करता है, एक जो हैच होता है वो लार्वा होता है और कैटरपिलर में बनता है, विच फीड ऑन टेंडर मलबरी लिप्स। और वो कहाँ से उसको फीड मतलब खाना फीड होता है, उसका फीडिंग होता है मलबरी और टेंडर मलबरी लिप्स से होता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27, और ये 27 दिन तक ये होता है। उसके क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है पुपा। द कैटरपिलर स्पिन्स फाइन सिल्क फिलामेंट्स अराउंड इट इन लेयर्स टू फॉर्म ए कुकुन। द सिल्क वर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कुकुन। उसके कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों बगल एक सिल्क फिलामेंट का लेयर बनाता है और वो उससे क्या होता है, कुकुन का फॉर्मेशन होता है, और ये 3 से 7 दिन लगता है उसको कुकुन को फॉर्मेशन होने में, ठीक है। उसके फोर्थ स्टेप क्या है, सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ में क्या होता है, द पुपा चेंजेज इनटू ए मॉथ। जो पुपा होता है, ये पुपा चेंज किस में होता है, मॉथ में चेंज होता है, विच कम्स आउट ऑफ द कुकुन। और ये कहाँ से आता है, कुकुन से आता है। द फीमेल एडल्ट्स लेज एग एंड द साइकिल कंटिन्यूस, और ये इस तरह से साइकिल से कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कुकुन। आपको प्रोसेस बताना है जिससे कि कुकुन से हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कुकुन्स इन हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और फिलिएचर। जो प्रोसेस है सिल्क को ऑब्टेन करने के, कहाँ से, थ्रेड्स बाय सोकिंग, क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स को जो ऑब्टेन करते हैं प्रोसेस में क्या होता है, सोकिंग करते हैं किसको, कुकुन को, किसमें, हॉट वाटर में। इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग और फिलिएचर्स। मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कुकुन इन हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और फिलिएचर। सेपरेटेड फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 cocoons स्लाइटली ट्विस्टेड टू क्रिएट ए सिंगल स्टैंड। और उसके ये सेपरेट किया जाता है जो फिलामेंट्स को 4 से 8 कोकून से एक स्लाइटली ट्विस्टेड टू क्रिएट ए सिंगल स्टैंड। ये 4 से 8 कोकून से मिला के एक फिलामेंट जो सेपरेट होता है उसको ट्विस्ट करते हैं स्लाइटली, तो क्या बनता है, सिंगल स्टैंड बनता है। मैनी स्टैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिल्क यार्न। इस तरह का बहुत तरह का स्टैंड मिलता है साथ में, तो क्या बनता है, सिल्क यार्न बनता है। दिस स्टैंड्स आर देन स्पून इनटू सिल्क। और ये स्टैंड्स जो होता है क्या होता है, स्पून इसमें कन्वर्ट होता है सिल्क में, सिल्क क्लॉथ में। मतलब ये प्ले स्टैंड से स्पून बनता है, स्पून से फिर सिल्क क्लॉथ में बनता है बाय द वेवर्स। किसके थ्रू, वेवर्स, मतलब बुनकर जो कि कपड़ा बुनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कुकून। इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कुकून इन हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और फिलिएचर। सेपरेट फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 cocoons slightly twisted to create a single strand. Many strands together constitutes a silk yarn. These strands are then spun into silk cloths by the weavers. ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू वेरीफाई वेदर ए सिल्क ड्रेस bought by your mother is
मेड फ्रॉम प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल वन। मतलब ये इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग कैसे वेरीफाई कीजिएगा जो आपकी मम्मी के द्वारा सिल्क क्लॉथ खरीदा गया है वो प्योर सिल्क से बना है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क से बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा वी वुड वेरीफाई वेदर ए सिल्क ड्रेस बाउट बाय माई मदर इज मेड फ्रॉम प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल वन बाय परफॉर्मिंग ए फिलामेंट टेस्ट। फिलामेंट टेस्ट में क्या होता है देखिए, हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसको वेरीफाई करें क्या एक सिल्क ड्रेस जो है हम लोग मम्मी के द्वारा खरीदा गया ये प्योर सिल्क से बना है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क से बना है। तो कैसे करेंगे, तो बाय परफॉर्मिंग ए फिलामेंट टेस्ट। क्या करेंगे, फिलामेंट टेस्ट करेंगे। कैसे देखिए, बिकॉज क्योंकि सिल्क एंड वूल फाइबर्स यूजुअली बर्न रेडियली कर्ल अवे फ्रॉम फ्लैम। वो क्या होता है सिल्क, क्योंकि सिल्क और वूल फाइबर जो है वो यूजुअली किस तरह से जलता है फ्लेम में, वो जब जलता है तो कर्ल हो जाता है, कर्ल मतलब घुंघराला टाइप का हो जाता है फ्लेम में। एंड स्मेल लाइक बर्निंग हेयर, और किस तरह का स्मेल करेगा वो बर्निंग हेयर की तरह से और फीदर की तरह से। वेयर एज आर्टिफिशियल फाइबर्स मेल्ट एंड बर्न रेपिडली स्मेल्टिंग लाइक बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। जबकि आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है वो जलेगा आग में तो किस तरह का स्मेल करेगा, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक की तरह से। ठीक है दोस्तों, और ये रैपिडली जल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वी वुड वेरीफाई वेदर ए सिल्क ड्रेस बाउट बाय माई मदर इज मेड फ्रॉम प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल वन by performing a flame test because silk and wool fibers usually burn radially curl away from flame and smell like burning hair or feathers मतलब पंख की तरह। ठीक है, वेयर एज आर्टिफिशियल फाइबर्स मेल्ट एंड बर्न रेपिडली इससे स्मेल्टिंग लाइक बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सिल्क फाइबर वो प्योर है कि इम्प्योर है, वो आर्टिफिशियल है, कैसे पहचाना है, तो फ्लेम टेस्ट करता है। फ्लेम टेस्ट में क्या होगा, जो सिल्क फाइबर होता है ना और जो वूल फाइबर वो एक रेडियली जलेगा, मतलब धीरे धीरे जलेगा, पूरी तरह से वो नहीं जलेगा, और वो कर्ल के फॉर्म में जब आग में इसको दीजिएगा तो कर्ली बन जाएगा, कर्ली बन, और उसका स्मेलिंग जो जलेगा तो स्मेल कैसा होगा, लाइक बर्निंग ऑफ हेयर और फीदर की तरह से। ठीक है, और लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर में क्या होता है, वो जो जलेगा रेपिडली जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा, और उसका स्मेल कैसे होगा, प्लास्टिक के बर्निंग की जैसा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क है या फिर नेचुरल सिल्क है, मतलब प्योर सिल्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिफरेंस करना है किसमें, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। तो पहला जो राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, तो ए में क्या है, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। जो फाइबर्स है जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर्स। एग्जाम्पल, फाइबर्स सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। जैसे कि फाइबर जो जूट है और कॉटन है वो क्या है, प्लांट फाइबर है। क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन होता है। उसके बाद द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। और जो फाइबर है एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। अब देखिए, फाइबर्स सच एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। जैसे कि वूल और सिल्क फाइबर से वो क्या है, एनिमल फाइबर्स है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, प्लांट फाइबर्स एनिमल फाइबर क्या करना है, डिफरेंस करना है आपको। तो इसका आंसर होगा द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। फाइबर्स सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। ठीक है, उसके द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स सच एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, 6 का ही पार्ट बी है। क्या इसमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग मेरिनो वूल और अंगूरा वूल। अंगूरा वूल और मेरिनो वूल में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, मेरिनो वूल कम्स फ्रॉम मेरिनो शिप। मेरिनो वूल जो है वो कहाँ से होता है, मेरिनो शिप से पाया जाता है। दे आर वन ऑफ द ओनली ब्रीड्स ऑफ शिप हुज वूल हैज नो गार्ड हेयर मेकिंग इट वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू वियर। देखिए, मेरिनो वूल जो होता है वो मेरिनो शिप से पाया जाता है, और ये जो है दे आर वन ऑफ द ओनली ब्रीड, और ये एक एकलौता ऐसा ब्रीड है शिप का जो कि वूल में नो गार्ड होता है, उसमें गार्ड हेयर नहीं होता है, मेकिंग इट वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू वियर। और ये क्या होता है, सॉफ्ट और इजी टू वियर होता है। इवन फॉर दोज पीपुल हु यूजुअली फाइंड वूल इचिंग, ये उसके लिए भी अच्छा होता है जिसको, उस आदमी को जिसे कि वूल से इचिंग होता है, मतलब वूल का उसको एक तरह से एलर्जी होता है, उस पीपल के लिए भी ये वूल अच्छा होता है, उसको भी ये इचिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका आंसर मेरिनो वूल कम्स फ्रॉम मेरिनो शिप। दे आर वन ऑफ द ओनली ब्रीड्स ऑफ शिप्स हुज वूल हैज नो गार्ड हेयर मेकिंग इट वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू वियर इवन फॉर दोज पीपल हु यूजुअली फाइंड वूल इचिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरिनो का। अब अंगूरा देखिए, अंगूरा वूल कम्स फ्रॉम अंगूरा रैबिट। अंगूरा वूल किससे पाया जाता है, अंगूरा रैबिट से। इट इज स्टिप्ड लॉन्ग, ये लंबा होता है, गार्ड हेयर होता है इसमें, ग्रोइंग थ्रू द सॉफ्ट coat have to be removed before the fur from these rabbits is combed out। और ये जो होता है क्या, इसमें गार्ड हेयर होता है थ्रू द सॉफ्ट कोट के ऊपर, have to be removed, और ये इसको रिमूव करना पड़ता है बिफोर द फर फ्रॉम
दिस रैबिट्स इट्स कॉम्ड आउट, और ये इसका जो फर होता है उसमें रिमूव करना पड़ता है कब, कॉम्ब जब चीज कहते हैं, कॉम्बिंग करने के बाद मतलब, ठीक है। दिस सॉफ्ट व्हाइट फर इज यूज टू मेक स्वेटर, और ये जो सॉफ्ट व्हाइट फर होता है उसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, स्वेटर बनाने में। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरिनो उल एंड अंगूरों को डिफरेंस क्या करना होगा, तो देखिए मेरिनो उल कम्स फ्रॉम मेरिनो शिप्स, दे आर वन ऑफ द ओनली ब्रीड्स ऑफ शिप हुज wool has no guard hairs, making it very soft and easy to wear even for those people who usually find wool itching, ठीक है। और अंगूरा रैबिट, Angora wool comes from Angora rabbit. It is stiff, long, guard hair growing through the soft coat have to be removed before the fur from these rabbits is combed out. This soft white fur is used to make sweater. ठीक है दोस्तों, तो इसका ये डिफरेंस हो जाएगा, तो इसके आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, सॉर्टिंग और स्कोरिंग में डिफरेंस करना है। तो क्या होता है इसका देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द डैमेज और इंफीरियर वूल इज केयरफुली रिमूव्ड इज कॉल्ड सॉर्टिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग, जिसमें कि डैमेज और इंफीरियर वूल को केयरफुली रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। द प्रोसेस इन विच द डैमेज और इंफीरियर वूल इज केयरफुली रिमूव्ड इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो सॉर्टिंग समझ गए, अब स्कोरिंग समझते हैं। द प्रोसेस इन विच वूल कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट रिमूविंग बाय वॉशिंग इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, जो आफ्टर सॉर्टिंग नहीं, स्कोरिंग में क्या, आफ्टर सियरिंग जो ऊल होता है उसमें क्या डस्ट और डर्ट पाया जाता है, उसको रिमूव करने में वॉशिंग के थ्रू उसमें क्या हॉट वाटर में करते हैं और साथ में डिटर्जेंट देते हैं, तो उसके बाद फिर सुखाया जाता है, इसको बोलते हैं स्कोरिंग। तो इसका आंसर होगा सॉर्टिंग और स्कोरिंग में क्या, द प्रोसेस इन विच द डैमेज और इंफीरियर वूल इज केयरफुली रिमूव्ड इज कॉल्ड सॉर्टिंग। द प्रोसेस इन विच वूल कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट रिमूविंग बाय वॉशिंग इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट देन ड्राइंग इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन मोल्टिंग एंड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग और मोल्टिंग में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नॉन एज मोल्टिंग। जब शेडिंग स्किन का शेडिंग करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नॉन एज मोल्टिंग, ठीक है। उसके द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कोकून इन हॉट वाटर इज कॉल्ड ड्रिलिंग और फिलेचर। मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन किया जाता है किसमें, जब कोकून को सोक करते हैं किसमें, हॉट वाटर में, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग और फिलेचर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मोल्टिंग एंड ड्रिलिंग के डिफरेंस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नॉन एज मोल्टिंग वेयर एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड्स बाय सोकिंग कोकून इन हॉट वाटर इज कॉल्ड ड्रिलिंग और फिलेचर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, इट इज सेफ टू वियर नाइलॉन क्लॉथ्स व्हाइल ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग नाइलॉन क्लॉथ पहन के जब कि क्रैकर्स का ब्रस्टिंग होता है दिवाली में, तो क्या ये सेफ है हमारे लिए नाइलॉन क्लॉथ्स पहनना जब दिवाली में हम लोग, ठीक है। तो आपको बताना, देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा नो, ये सेफ नहीं होता है। क्यों, नो इट इज नॉट सेफ टू वियर नाइलॉन क्लॉथ्स व्हाइल ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। ये सेफ नहीं होता है नाइलॉन क्लॉथ्स का हम लोग का पहनना, कब, दिवाली के टाइम जब क्रैकर ब्रस्ट होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए, बिकॉज नाइलॉन इज ए क्लॉथ विच टेंड्स टू कैच फायर इजली। नाइलॉन क्या, क्यों, क्योंकि नाइलॉन एक क्लॉथ है जो कि वो उसमें ये मतलब एक तरह से उसका ये प्रॉपर्टीज है जो कि वो कैच फायर इजली, मतलब फायर इजली उसमें कैच कर जाता है एंड स्टिक टू आवर बॉडी, और क्या हुआ अपने हमारे बॉडी में स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। सो इट इज सेफर टू वियर ए क्लॉथ एक्सेप्ट पॉलिस्टर एंड नाइलॉन ऑन दिवाली, इसीलिए ये सेफर नहीं है। सो इट इज नॉट सेफर टू क्लॉथ्स, हाँ, सो इट इज नॉट सेफर टू वियर ए क्लॉथ एक्सेप्ट पॉलिस्टर एंड नाइलॉन ऑन दिवाली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉटन क्लॉथ भी यूज करते हैं दिवाली में, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इट इज नॉट सेफर हो जाएगा, इट इज नॉट सेफर, ठीक है। इसका आंसर देखिए, डू यू थिंक इट इज सेफ टू वियर नाइलॉन क्लॉथ्स व्हाइल ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट सेफर टू वियर नाइलॉन क्लॉथ्स व्हाइल ब्रस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली बिकॉज नाइलॉन इज ए क्लॉथ विच टेंड्स टू कैच फायर इजली एंड स्टिक टू आवर बॉडी, ठीक है। सो इट इज नॉट सेफर टू वियर ए क्लॉथ्स एक्सेप्ट पॉलिस्टर एंड नाइलॉन ऑन दिवाली, ठीक है दोस्तों। नहीं, नॉट नहीं होगा, इसमें बोला जा रहा है ना, सो इट इज सेफर, इसलिए सेफर होगा टू वियर ए क्लॉथ, ऐसा क्लॉथ पहना जो कि एक्सेप्ट पॉलिस्टर और नायलॉन का बना होता है दिवाली में, ठीक है। कौन सा क्लॉथ होगा, तो इसमें लिख देना आपको कॉटन क्लॉथ। चलिए इसका तो समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, दिवाली के टाइम में नायलॉन कपड़ा अगर आप लोग पहनिएगा तो वो उसमें क्या होता है, इजिली वो कैच कर जाता है फायर,
जो कि क्रैकर्स के थ्रू निकलता है वो कैच कर जाएगा और साथ में क्या होगा, ये हमारे बॉडी में चिपक जाएगा। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है ये सेफर कौन सा कपड़ा पहनना, जो कि पॉलिस्टर और नायलॉन के अलावा दूसरा जो भी कपड़ा होगा बना हुआ उसका आप लोग पहनिएगा तो सेफर होगा। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट सेफर टू वियर नायलॉन क्लॉथ्स व्हाइल ब्रस्टिंग क्रैकर ऑन दिवाली बिकॉज नायलॉन इज a cloth which tends to catch fire easily and stick to our body, so it is safer to wear a cloth like cotton। लिख देते हैं like cotton except polyester and nylon on दिवाली। ठीक है, इसको ब्रैकेट में देखिए। तो ये आपका आंसर हो गया 7 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है, हाउ कैन बी दे प्रिवेंटेड, उससे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बीमारी, हेल्थ रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस यूज्ड एट वर्क। और ये कैसे होता है, जो कि सब्सटेंस यूज किया जाता है उस वर्क के दौरान उस इंडस्ट्री में, दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, और इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब ये होता है वर्कर्स जो कि काम करता है सिल्क और वूल इंडस्ट्री में, वो क्या सफ़र होता है वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट, बीमारी से, कौन से, जैसे कि हेल्थ रिस्क, हेल्थ प्रॉब्लम। और ये कैसे होता है, जो सब्सटेंस यूज करते हैं वर्क के दौरान उस इंडस्ट्री में वूल और फाइबर बनाने में, उसके जो वो डिजीज होता है, जो हैजार्ड होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है दोस्तों, उसके क्या, हाउ कैन दे प्रिवेंटेड, से प्रिवेंट कैसे करते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सच कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लेस डेंजरस केमिकल। ये कंडीशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कम डेंजरस केमिकल का यूज करने से, हैविंग प्रॉपर एग्जॉस्ट होने के से, एंड वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करने से, गुड वॉशिंग फैसिलिटीज एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, और गुड वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए और साथ में स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को। तो इसका आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है, उसे कैसे लोग प्रिवेंट मतलब बच सकते हैं। इसका आंसर देखिए, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बीमारी, हेल्थ, जैसे कि हेल्थ रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस यूज्ड एट वर्क। और ये कैसे होता है, जो सब्सटेंस यूज करते हैं वर्क में, दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है, उसके क्या, सच कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग लेस डेंजरस केमिकल्स, हैविंग प्रॉपर एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गुड वॉशिंग फैसिलिटीज एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन। ये सब हम लोग अगर मेंटेन करेंगे तो इस कंडीशन से हम लोग बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी आप लोगों को समझ में आ गया, इसे कैसे बच सकते हैं ये भी समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक बार ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, सेक्शन ई यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग, तो इसको आप लोग ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 का आंसर यहाँ तक है, उसके 2 का क्वेश्चन यहाँ पे है, और 2 का आंसर फिर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2 का यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा चल रहा है कंटिन्यू, इसके आगे भी है, यहाँ तक है स्पिन एंड वेविंग, और उसके आगे देखिए आगे आपका यहाँ तक ये 2 का आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में क्या है, शेयरिंग है, स्कोरिंग है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग है, उसके बाद फिर कटिंग होता है, कटिंग और स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग वेविंग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, नोट्स अच्छे से बनाइएगा इसको। चलिए आगे देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर देखना हो तो, लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है, शॉर्ट ही है, आप लोग ताकि याद करने में और समझने में आसान हो, टू द पॉइंट लिखा है आंसर। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का ए नंबर का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, बी का आंसर आपका यहाँ तक है, उसके बाद सी का आंसर आपका यहाँ तक है, स्कोरिंग, इधर फिर आपका डी है, डी का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ तक है। यहाँ पे आप लोग देखिए लाइक कॉटन लिखे हैं। ठीक है,
एक बार इसको फिर से पढ़ देते हैं, देखिए। डू यू थिंक इट इज सेफ टू वियर नायलॉन क्लॉथ्स व्हाइल bursting crackers on Diwali? No, it is not safe to wear nylon cloths while bursting crackers on Diwali because nylon is a cloth which tends to catch fire easily and stick to our body. So it is safer to wear a cloth like cotton except polyester and nylon in Diwali. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 8 का यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए। ये 8 का आंसर है और उसके थोड़ा सा 8 का इधर भी है। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया एनिमल फाइबर्स। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक तो जरूर करिए दोस्तों, हम लोगों को मेहनत को देखते हुए भी। और कमेंट करके बताइए कि और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, फिर किस तरह का वीडियो चाहिए, वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, और चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग चैप्टर को फिर से एक बार देखिए। और लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपका 2K तक बनता है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अच्छे से क्वालिटी इसमें मेंटेन किया जाता है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट्स तो प्रॉपर बनाइएगा दोस्तों। उससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नोट्स बना हुआ रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम के टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आराम से एग्जाम का प्रिपरेशन करके अच्छे से दे दीजिएगा एग्जाम, उससे क्या होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ अपने दोस्तों को में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगा और आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग भी इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास का आप लोग का इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।